शुरू करते हैं। तो अपन मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को 7 भागों में बांटा गया है। जैसे मध्य प्रदेश के जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर मध्य भारत का पठार, फिर ये बुंदेलखंड, ये रीवा पन्ना का पठार, और ये बघेलखंड। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, और ये नर्मदा नदी है, और ये मालवा का पठार है। इनकी हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे अब ये जो मध्य, इसको देखें आप तो थोड़ी देर के लिए, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन में जो मध्य उच्च प्रदेश है, मतलब मध्य उच्च प्रदेश, ये देखिए कहाँ, ये वाला एक, ये 1 3 4 5, इसको बोलते हैं मध्य उच्च प्रदेश। ये लिखा हुआ है। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी ये आते हैं। क्वेश्चन आएगा कि मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत कौन सा पठार नहीं आता या कौन सा क्षेत्र नहीं आता, तो एक ऑप्शन दे देगा बघेलखंड, है ना। बघेलखंड को बोलते हैं पूर्वी पठार। और ये सतपुड़ा श्रेणी जो है, ये सतपुड़ा श्रेणी को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, है ना। मैं उसकी बात करूँगा कि जो नर्मदा नदी है इसके नीचे कौन सी है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है, तो अपन इस पर बात करेंगे। सतपुड़ा और मेकाल श्रेणी बोलते हैं इसको, लेकिन इसके ऊपर कौन सी श्रृंखला है, ऊपर एक श्रृंखला होती है पर यहाँ भी दिख नहीं रही है, आप बाद में अपन इसकी बात करेंगे, मैं उसको मैप में भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप अभी पहले इतनी सारी चीज़ें हमको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार को हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, मध्य भारत का पठार को हम पढ़ेंगे, मध्य उच्च प्रदेश। इसी को हम कभी चंबल उपाद्रा प्रदेश भी कहते हैं। इसका क्या नाम है, चंबल, इसका मध्य भारत का पठार का चंबल उपाद्र प्रदेश। बात बताइए, वॉइस आ रही क्या, मध्य उच्च प्रदेश, हेलो जी सर। ठीक है, तो इसकी बात हम करेंगे, मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का जो पठार है यह चंबल उपाद्र प्रदेश है, इसी को हम बोलते हैं चंबल उपाद्र प्रदेश। इसमें यहाँ पर विंध्यन जल समूह के अपर्दन तथा नदियों के निक्षेप से बनता है। इसको अपन लिख भी सकते हैं, ये किससे बनता है, इस पठार का जो निर्माण है, यहाँ लिखा हुआ है, वैसे तो ये लिखा है, इस पठार में विंध्याचल समूह के अपर्दन तथा नदियों के निक्षेप से प्राप्त बनता है। और मध्य भारत का जो पठार है, मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 10.7% है। मध्य भारत का पठार चंबल उपाद्र प्रदेश को भी कहा जाता है। यहाँ पर जो जनजातियां निवास करती हैं, कौन सी जनजाति निवास करती हैं बताइए, शहरिया, है ना, तो पढ़ेंगे, शहरिया जनजाति इधर निवास करती है। और इस पठार के अंतर्गत आने वाले जिले में भिंड, मुरैना, शिवपुर, जो नीचे आप देखेंगे यहाँ। और क्या बात इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है,
संबंधित प्रमुख जिले में नीमच, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी। और जलवायु कैसी है यहाँ की? विषम जलवायु। तो मध्य उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? विषम। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी पाई जाती है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यहाँ पर अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है, सबसे कम वर्षा होती है ऊपर, है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वन। शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे खैर है, बबूल है, पलाश है आदि पाए जाते हैं। मिट्टी की बात करें तो जड़ोद व कछारी मिट्टी है ना। नदियाँ कौन, यह फसल कौन सी होती है? फसल सरसों। इसे सरसों की हांडी भी कहते हैं। किसको? मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी भी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज्वार, तिल, गेहूं आदि, है ना। इसमें नदियां जो होती हैं चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, क्वारी और सीप नदी बहती है। ऐसा थोड़ा एक बार अपन ऐसे पढ़ते जाएं, पूरे ध्यान रखने की जरूरत नहीं एकदम। फिर यह बीहड़ प्रवाहित क्षेत्र है। क्यों? चंबल नदी, है ना, बीहड़ प्रवाहित क्षेत्र है। और ये क्या पूछा है? मध्य भारत या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा 430 मीटर या 1411 फीट श्योपुर में जिले में स्थित है। ये नया डेटा है तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। 430 मीटर की चोटी। यहाँ तक अपन ने देखा। आगे बढ़ते हैं, बताइए। हाँ जी, फिर कौन सा क्षेत्र आ गया हमारा? बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड का क्षेत्र कितना है? ये देखिए, बुंदेलखंड का क्षेत्र हमने देखे थे ये। एक बार बता दीजिए क्या वॉइस प्रॉपर है? बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड पठार का निर्माण नीस चट्टानों के अपरदन से हुआ है। उसके पहले वहां पे क्या था? विंध्यन शैल समूह के अपरदन से हुआ था। वो चट्टानें हम पढ़ेंगे आगे। हेलो, फिर बुंदेलखंड बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र का कितना है? 7.7%। इसके पहले कितना था? 10.7। ये 10.7। फिर संबंधित जिले की यदि बात करें तो दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। यहाँ पर जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत में अधिक ठंड। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत में। और औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर वन, तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि पाए जाते हैं। मिट्टी की बात करें तो लाल काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाएगी। प्रमुख फसल की बात करें गेहूँ, ज्वार व तिल। प्रमुख नदियाँ की बात करें तो बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल और जामनी। खनिज की यदि हम बात करें यहाँ तो हीरा और चूना पत्थर, क्योंकि रीवा पन्ना इधर ही मिलता है ना। ये देखो पन्ना आ गया है, छतरपुर, ये सब हीरे की खदानें हैं यहाँ पर। और बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा है। क्या है? बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। इसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। 1172 मीटर है। बुंदेलखंड की गंगा को बेतवा नदी को कहा जाता है, आप ही पढ़ेंगे अपन। और मध्य प्रदेश का सबसे सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड है। यहाँ पर सूखा है ना, सूखे की समय बरसात में कम बारिश होती है ना। बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल
प्राय मैदान पाए जाते हैं और इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं जिन्हें टोर कहा जाता है। ये भी पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ जी, यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार बता दीजिए वॉइस प्रॉपर आ रही है? हाँ। मालवा का पठार। मालवा का पठार की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र के लगभग 28% भाग में विस्तृत है। और इसका निर्माण कैसे होता है? दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों से। विंध्यन, मध्य भारत का पठार का निर्माण किन चट्टानों से? विंध्यन शैल समूह और नदियों के निक्षेपण से हुआ था। लेकिन बुंदेलखंड का निर्माण कैसे हुआ था? किन चट्टानों से? नीस चट्टानों से। किससे? नीस चट्टानों से। और मालवा के पठार का जो निर्माण है वो दक्कन ट्रेप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों से इसका टूटने से इसका निर्माण हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार, झाबुआ। यहाँ की जो जलवायु है वह समशीतोष्ण जलवायु है। मतलब ग्रीष्म ऋतु में भी साधारण और शीत ऋतु में भी साधारण ठंड पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। वन की यदि हम बात करें तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि मालवा के क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वो ध्यान रखने वाला क्षेत्र पॉइंट है ना। और इसके पहले हमने जो पढ़ा, जैसे बुंदेलखंड में या फिर आपके मालवा वाले आपके वो क्षेत्र है जो मध्य भारत का पठार, उसमें किस प्रकार के वन पाए जा रहे हैं उन पे भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी पाई जाती है। और फसल की बात करें तो सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार तथा मूंगफली प्रमुख फसल है। नदी की बात करें तो चंबल, छिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही नदी है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। क्या? कर्क रेखा जो है मालवा के मध्य से गुजरती है। इस पॉइंट को भी हमको ध्यान रखना है। कर्क रेखा इस पठार को 2 भागों में बांटती है ना। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार है। अब क्या है कि यहाँ मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फाह्यान आया था, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। ये बात हमने पहले जिक्र कर चुके हैं। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिगार की चोटी है। क्या है? सिगार की चोटी। वह अन्य चोटियां जैसे जाना पाव 1854 मीटर, धजारी 1810 तथा यह अन्य तीनों कहाँ पर हैं? इंदौर जिले में स्थित है। चीनी यात्री ये बात कर रहे थे मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी। अगली बात करेंगे रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। रीवा पन्ने के पठार का निर्माण है विंध्य शैल समूह के अपर्दन से हुआ है, जैसे मध्य भारत का हुआ है विंध्य शैल समूह। संबंधित जिले रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है।
वन की बात करें तो इस क्षेत्र के वनों में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर आदि पाए जाते हैं। मिट्टी की बात करें तो मिश्रित मिट्टी, और नदी की बात करें हम टॉन्स, कैन, बीहड़, महाना और बिछिया नदी। फसल गेहूं, चावल, तिल, और खनिज चूना पत्थर, गेरू व हीरा। इसे विंध्यन कगारी स्कार्प लैंड भी कहा जाता है। इसको रीवा पन्ना के पठार को। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल सद्भावना चोटी, जो कि दमोह में है। कहाँ पर है? इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गुडविल सद्भावना चोटी 752 मीटर, जो कि दमोह जिले में स्थित है। रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में जवेरा गुंबद दमोह जिले में रीवा पन्ना के पठार में स्थित है। फिर है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी की बात करते हैं। नर्मदा घाटी का जो क्षेत्रफल है 26% है। इस घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रेप की चट्टानें तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है। दक्कन ट्रेप, धारवाड़ और विंध्यन क्रम की चट्टानों से नर्मदा घाटी का निर्माण हुआ है। संबंधित जिले की बात करें तो जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर और रायसेन। जलवायु यदि हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी व शीत ऋतु में साधारण ठंड। जो हमने उस दिन कल हमने जो जिक्र किए थे उसी से पूरा पॉइंट आप देख लेंगे। यहाँ पर क्या होता है? अधिक ठंडी, ठंडी में ठंडी, गर्मी में गर्मी। यहाँ पर तो आप सामान्य जाएंगे, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? गर्मी और ठंडी। तो ठंडी में यहाँ सामान्य रहेगा और यहाँ अधिक रहेगा। सर, हाँ, ये ठंड और गर्मी का तो अधिकतर कई में सेम दे के रखा है, मतलब कि सामान्य है या तेज है या कुछ भी। तो ये ज्यादा जरूरी पॉइंट नहीं लग रहा ना। नहीं जरूरी है, वो जरूरी है। हाँ, इसको आप मैप से ध्यान रखें ना। मैंने बताया था, जो मैप में हमने देखे थे ना, जलवायु वाले में मैप में हमने देखा था। मैप में आपने बना हुआ है उसमें, है ना। देखो जी सर, इसकी क्लास भी अपलोड हो गई है। कल मैं नहीं ले पाई थी सर, हाँ, मॉर्निंग में। अपलोड हो चुकी है। ओके, है ना। चलिए, वर्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की जाने पर क्रमशः बढ़ती है ना। इस क्षेत्र की औसत वर्षा अच्छा, जैसे अपन दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान में वृद्धि होगी कि कमी? कमी होगी। और वर्षा में क्या परिवर्तन होगा? नदियां देखें, वर्षा में आप देखें वर्षा भी कम होगी ना। नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। वन की बात करें तो सागौन, साल, तेंदुपत्ता, वांस। मिट्टी नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली तथा पूर्व में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। फसल की बात करें तो इसके पश्चिम में कपास व मूंगफली, मध्य क्षेत्र में गेहूं एवं पूर्वी क्षेत्र में चावल उत्पादन होता है। खनिज चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी, है ना। विशेष नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है।
फिर आते हैं सतपुड़ा मेकाल श्रेणी को बांटा गया है। तो हम पढ़ने वाले हैं पर्वत श्रृंखलाएं। क्या पढ़ने वाले हैं? पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वत श्रृंखलाएं दो प्रकार की है। पर्वत श्रृंखलाएं की यदि आप बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सतपुड़ा, है ना। तो हम जिक्र कर लेते हैं पहले पूर्वी पठार की भी, और पर्वत श्रृंखलाएं में फिर हम आगे आएंगे। पूर्वी पठार क्या बोल रहा है? जिसे हम बोलते हैं बघेलखंड का पठार। यह लगभग 7% पर है। निर्माण आद्य महाकल्प से के चट्टानों से होता है। संबंधित प्राकृतिक प्रमुख जिले सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण व शीत में अधिक, है ना। ये वाला क्षेत्र था जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु साधारण होगी। फिर वर्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी यही है, जहाँ 125 से 140 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। नदियाँ सोन, जोहिला, बनास, गोपद और मिट्टी लाल पीली मिट्टी है। वही चीज यहाँ पे चार्ट में बना हुआ है, आप देखें। यहाँ पे देखिए मालवा में सोयाबीन होता है, काली मिट्टी है, 28% क्षेत्र है इसका। चंबल, माही, छिप्रा, पार्वती नदी है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार चोटी, 881 मीटर। फिर मध्य भारत का पठार 10.7% जो था। मिट्टी की बात करें, जड़ोड़, कछारी, सरसों की हांडी कहते हैं इसको। और चंबल, सीप और सिंध नदी है, इसे सरसों की हांडी कहते हैं, जो हमने देखा। बुंदेलखंड को 7.7% है। मिश्रित मिट्टी है, गेहूं, तिल है, कैन, वेत और जामनी नदी है। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा है। कौन सी है? सिद्ध बाबा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर है सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी कहाँ है? बुंदेलखंड पठार में, जो सबसे ऊंची है। अरे ये तो पूरे मध्य प्रदेश की हो गई ना, और किसी उसमें क्षेत्र में इतनी ऊंची है ही नहीं चोटी कोई सी। इससे ऊंची है ना एक धूपगढ़ की चोटी, है ना, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पचमढ़ी में। पचमढ़ी में, है ना, 1352 मीटर है। कभी कभी 1350 भी ले लेता है। तो वो कहाँ पर है? महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो पचमढ़ी में है ना। वो भी पढ़ेंगे अपन। रीवा पन्ना का पठार 10.36% मिश्रित जो है मिट्टी है। गेहूं, चावल, कैंटोन, इन सब नदी पढ़ेंगे अपन, तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से कौन सी नदी किस पठार के अंतर्गत आती है। तो रीवा पन्ना पठार में जो जवेरा गुम्बन जम्मू जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। नर्मदा नदी की बात करें तो 26, नर्मदा घाटी 26% है। जड़ोद, गहरी काली मिट्टी, गेहूं, दलहन, गन्ना, नर्मदा व तवा नदी है। और सबसे निचला प्राकृतिक स्थल है, ये विशेष बात है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मैंने अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया है, बाकी करेंगे, है ना। इसमें क्या है? 11% भाग है। लेटेराइट, छिछली काली मिट्टी है। मक्का यहाँ होता है। दूधी, किरेनवा और शक्कर नदी है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ आती है ना, जिसकी ऊंचाई 1350 और ये कभी कभी 1352 मीटर भी ले लेता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और बघेलखंड पठार 7% पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। चावल होता है। सोन बीहड़ नदी है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है। सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग कौन सा हो गया? ये हो गया सबसे बड़ा मालवा का पठार। और सबसे छोटा क्या हो गया? बघेलखंड। तो इनकी विशेष बातें भी हमने देख ली। अब हम सीखते हैं मध्य प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए वो उसी में कवर हो जाएगा, वो है ना। जैसे फसल में देखें तो ये वही बात है,
सतपुड़ा में मक्का हो रहा है, मध्य भारत में सरसों हो रहा है, बुंदेलखंड में गेहूँ हो रहा है, मालवा में सोयाबीन गेहूँ हो रहा है, नर्मदा घाटी में गेहूँ गन्ना दाल हो रहा है, बघेलखंड में चावल हो रहा है ना। बघेलखंड मतलब बालाघाट वाला क्षेत्र है ना, बालाघाट में तो चावल मिलता ही मिलता है। चलो आप देखते हैं। चलिए मध्य प्रदेश का मैप आ गया। जैसे कि देखें यहाँ पर हमारे पास ये मध्य प्रदेश का मैप है, जिसमें ये जो क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर आप देखें ये मालवा, जहाँ पर एक मालवा पर एक चोटी है, याद करिए कौन कौन सी चोटी है, ये मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला है ना। ये कौन सी चोटी बताइए, मालवा में, यहाँ पर मालवा है, ये चोटी का नाम क्या हो जाएगा बताइए, सिगार की चोटी। हाँ, सिगार चोटी। और इसकी ऊंचाई कितनी है बताइए, 1881 मीटर। फिर एक बुंदेलखंड होता है ना, बुंदेलखंड में कौन सी चोटी है बताइए, यहाँ एक चोटी है बुंदेलखंड, यहाँ पर सिद्ध बाबा की चोटी। और ये जो है किस जिले में आएगी, इसकी ऊंचाई कितनी, 1172 मीटर। और ये जो कौन सा जिला है, यहाँ दतिया है, ये जिला हो गया दतिया। फिर नेक्स्ट, अब जो हमारा मध्य प्रदेश है ना, उसमें नर्मदा घाटी, ये है नर्मदा घाटी, ये नर्मदा घाटी मतलब नर्मदा नदी यहाँ से बह रही, ठीक है। ये है कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ये इसको अपन ऐसे बना लेते हैं, नदी, नदी मान लीजिए ऐसे बह रही, ये है वही नदी। तो ये नदी किस किस के बीच में होती है, किस किस के बीच में बहती है, विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा के बीच में बहती है ना, मतलब ये हो गया विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला, और ये हो गया सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। यहाँ पर कुछ और श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें सबसे पहले यहाँ पर एक श्रृंखला बनी है,
एक श्रृंखला यहाँ पर बनी है पर्वत चोटी, और एक बनी है यहाँ। ये किसके भाग है? ये विंध्याचल पर्वत का भाग है। कौन ये? ठीक है ना। ये किसका? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के 3 भाग, मतलब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की 3 चोटियां हैं या 3 श्रेणी है। कौन है ना? 3 श्रेणी है। ये श्रेणी का नाम है, इस श्रेणी का भी नाम है, और इस श्रेणी का भी नाम है। वो नाम क्या है उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इस श्रेणी का नाम क्या है? विंध्याचल श्रेणी। इसका नाम है विंध्याचल श्रेणी, ही नाम है इसका, विंध्याचल श्रेणी। और ये बीच वाली का क्या नाम है? भांडेर। क्या नाम है? भांडेर। भांडेर श्रेणी। और इस श्रेणी का नाम क्या है? कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी। ये विंध्याचल के हमने 3 भाग देख चुके। मतलब अब क्वेश्चन आएगा कि विंध्याचल के पूर्व में कौन सी श्रेणी है? बताइए बताइए। कैमूर। कैमूर। मध्य में कौन सी है? मध्य में भांडेर है ना। और पश्चिम में विंध्याचल है ना। हाँ, तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना। आपने एक बार पढ़ा होगा कि नर्मदा जो घाटी है सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है ना। ये नर्मदा नदी बहती है, इसको अपन नर्मदा घाटी बोले। ये किसके बीच में बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के बीच में ही नर्मदा घाटी स्थित है, या नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। अब विंध्याचल में हमने देखा कि 3 श्रेणियों में बांटा है। तो जो सबसे ऊंची चोटी है, जो अभी पढ़ा था हमने, भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुडविल है या फिर सद्भावना शिखर। तो भांडेर है ये, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है, मतलब इस विंध्याचल की भी हो जाएगी ये सबसे ऊंची चोटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भांडेर है ना। तो ये क्या हो जाएगा? चोटी का नाम है गुडविल। गुडविल या सद्भावना शिखर। और वो उसकी जो ऊंचाई है 752 मीटर है। ये कहाँ पर है? ये दमोह जिले में है ना। दमोह जिले में। लिख लीजिए इस पॉइंट को। फिर अगली बात, अभी जो हमने देखा विंध्याचल पर्वत को 3 भागों में बांटा, तो यहाँ बांट लेते हैं नीचे उसको अच्छे से अपन विंध्याचल पर्वत को। हम यहाँ बांट लेते हैं। पहला हमने जो बांटा वो क्या है? विंध्याचल श्रेणी। फिर है भांडेर श्रेणी, और फिर ये है कैमूर श्रेणी। ये कहाँ है? ये पूर्व में है, पूर्वी श्रेणी। ये मध्य में है, और ये पश्चिम में है। ये आपको ध्यान रखना है। और भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है ना, गुडविल पीक या फिर सद्भावना शिखर है ना। सद्भावना शिखर 752 मीटर, जो कि दमोह में है। ठीक है, 752 मीटर। अब आते हैं हम यहाँ पर आते हैं। अब सतपुड़ा मेकाल
सतपुड़ा की बात करते हैं तो सतपुड़ा में यहाँ एक श्रेणी बनी हुई है और एक श्रेणी यहाँ बनी हुई है और एक बनी हुई है इधर। तो आपको याद होगा कि मेकाल श्रेणी कहाँ, अनूपपुर में है ना मेकाल श्रेणी, बताइए अनूपपुर में है मेकल की श्रेणी, मेकाल श्रेणी या मेकल श्रेणी, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है यहाँ, है ना। और ये जो श्रेणी है ये महादेव की श्रेणी है, महादेव मतलब जो पचमढ़ी वाला क्षेत्र है, महादेव श्रेणी। और ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी, राजपीपला, राजपीपला मतलब 3 श्रेणी फिर इसकी भी है, किसकी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है, राजपीपला, महादेव और मेकल। ठीक है, तो राजपीपला का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर बुरहानपुर तक है ना। पश्चिमी सतपुड़ा के अंतर्गत यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ मिलती हैं, उनकी बात भी हम करेंगे, जैसे कि बड़वानी की पहाड़ी है, अखरानी की पहाड़ी है, असीरगढ़ की पहाड़ी है, ये सब बुरहानपुर जिले में है ना। यहाँ बुरहानपुर जिला में मिलता है, सबसे पश्चिमी जिला है, याद है, दक्षिण जिला है ना। और मध्य प्रदेश का जो महादेव है, महादेव में क्या मिलता है, पचमढ़ी, और पचमढ़ी में एक धूपगढ़ की पहाड़ी है ना, ये आपको मिलता है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी है। और सतपुड़ा मेकर श्रेणी की जो पूर्वी भाग है इसमें विस्तार मेकर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसमें अमरकंटक, इसमें से किरार घाटी है, अचानक मार क्षेत्र है, श्रेणी अमरकंटक, बड़ा पठार, जहाँ से नर्मदा, सोन तथा जोहिला नदी का उद्गम हुआ है। तो यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूँ नीचे, और इसका जिक्र भी हमने किए थे ऊपर, है ना। तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी को भाग है 3। पहला भाग है राजपीपला, जिसमें जो देखेंगे आप यहाँ पर बुरहानपुर तक, ये यहाँ पर है राजपीपला, फिर महादेव यहाँ पर है और मेकल इधर है ना। तो बीच में हो गया हमारा महादेव श्रेणी, महादेव की पहाड़ी है श्रेणी, महादेव पहाड़ी, ये हो गया पहाड़ी, और ये हो गया हमारा मेकल श्रेणी, ये हो गया हमारा पूर्व में, ये मध्य में, और ये पश्चिम में। तो यहाँ पर एक सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, जिसे बोलते हैं धूपगढ़ की चोटी, धूपगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, और ये है पचमढ़ी, जो होशंगाबाद है वहाँ आती है ना। मेकल श्रेणी में यहाँ से क्या होता है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे कौन कौन सी श्रेणी के अंतर्गत है, इस श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक जो आता है, कौन कौन सा आता है, अमरकंटक आता है, ठीक है। इस श्रेणी के अंतर्गत किरार घाटी आती है, और अचानक मार, और यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला, इन नदी का उद्गम इस यहाँ से होता है। राजपीपला की बात करें तो ये इसका विस्तार गुजरात से लेकर बुरहानपुर तक है, बुरहानपुर, और पश्चिमी सतपुड़ा के अंतर्गत अखरानी की पहाड़ियाँ, अखरानी की पहाड़ी, फिर है बड़वानी की पहाड़ी और असीरगढ़ की पहाड़ी।
बसीरगढ़ की पहाड़ी। क्वेश्चन आएगा कि ये पहाड़ी सतपुड़ा की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीनों राजपीपला के अंतर्गत आती है ना। अमरकंटक चोटी ना, अमरकंटक वहाँ पे निकल श्रेणी है। चलिए यहाँ तक बताइए। हेलो, हेलो, हाँ सर, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अपन ने जो जिक्र किए थे अभी, सतपुड़ा को हम 3 भागों में बांटा है ना। पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी। तो अपन ने यहाँ देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। रीवा, पन्ना, केवाड़, नर्मदा घाटी, ये है, ये लिखा है। सतपुड़ा पर्वत मेकाल श्रेणी पश्चिमी श्रेणी राजपीपला से विस्तार गुजरात तक है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है ना। ये सतपुड़ा मेकाल श्रेणी नर्मदा नदी के दक्षिण में समानांतर में है। सही बात है, दक्षिण में है, ये नर्मदा नदी के नीचे साइड है, दक्षिण में है ना। तो मध्य प्रदेश का लगभग 11% भाग है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी, शीत में अधिक ठंडी। दक्कन टेपी चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। जिले की बात कर रहे हैं, है ना। मिट्टी है, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है ना। ये हो गया, ये हमने जिक्र कर ही लिया है। चलिए, ये हमने देख लिए, अब और अच्छे से देख सकते हैं। ये है सद्भावना, है ना। सद्भावना, कैमूर, विंध्याचल। हाँ, यहाँ एक चूलगिरी मिलती है, चूलगिरी चोटी मिलती है, है ना। धूपगढ़ यहाँ मिलती है। अमरकंटक चोटी यहाँ मिलती है मेकाल श्रेणी में, है ना। तो ये अपन आगे जिक्र कर लेंगे इसमें। ये विंध्याचल की बात कर रहे थे हम, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। विंध्याचल ये पश्चिमी भाग है, जिसके अंतर्गत मांडू, असरबी पहाड़ी, मांचू पॉइंट, काकरी बर्डी, सलकनपुर व भीम बैठिका आते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। भांडेर में यह विंध्याचल का मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी या गुडविल पीक 752 मीटर दमोह जिले में स्थित है। इसकी बात हमने कर लिए हैं। कैमूर की बात करें तो यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत, मैहर जो आता है वो गिद्धराज पर्वत सतना में है। यह कैन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कैन नदी का उद्गम स्थल है इस यहाँ से। और कैमूर श्रेणी यमुना व सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब नदी पढ़ेंगे तो मैं फिर वहाँ बताऊँगा आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो यमुना और सोन नदी है उसके जल विभाजक का कार्य कौन सी श्रेणी कर रही है? वो कैमूर श्रेणी कर रही है। जब हम नदी पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर जिक्र करेंगे हम इसका। नदी जब हम पढ़ेंगे मैप के माध्यम से कहाँ से कौन सी नदी बहती है, तो फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करें तो पश्चिमी भाग में राजपीपला, मध्य में मध्य प्रदेश और मेकाल पूर्वी भाग में स्थित है। राजपीपला की बात करें, यह सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है। ये बात बिल्कुल सही है।
जिसका विस्तार गुजरात से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक है। इसके अंतर्गत अखरानी की पहाड़ी है, बड़वानी की पहाड़ी है, मथवार की पहाड़ी है, बीजागढ़ की पहाड़ी है, ग्वालगढ़ की हिल्स तथा असीरगढ़ की पहाड़ी स्थित हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। राजपीपला की पहाड़ी में सर्वोच्च चोटी जो है चूलगिरी की पहाड़ी है, जो 1215 में है और जो बड़वानी जिले में स्थित है। चूलगिरी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बड़वानी जिले में स्थित है। और इस श्रेणी के में स्थित असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। असीरगढ़ का जो किला है, जो हम पढ़ेंगे किले, उसको बोलते हैं दक्षिण का प्रवेश द्वार। यहाँ पर जो पुराना इतिहास है ना, वहाँ पर कुछ राजाओं ने यहाँ से प्रवेश किया था बुरहानपुर से, है ना। और वो असीरगढ़ का किला कहाँ है? बुरहानपुर में है, इसलिए दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको। महादेव की बात करें तो यह सतपुड़ा का मध्य भाग है। इसका विस्तार महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक स्थित है। इसके अंतर्गत धूपगढ़, पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत, बैतूल में आदि पर्वत चोटियां आती हैं। कालीभीत की पहाड़ी पूछेगा या चोटी पूछेगा तो बैतूल जिले में है। नंदीगढ़, चौरागढ़ भी कहाँ है? पचमढ़ी में है ना। धूपगढ़ भी पचमढ़ी में है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। फिर मेकाल श्रेणी की बात करें तो यह सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक, और इसका पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी, अचानकमार आते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित मेकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। वो जो हमने पढ़ा है वो सारा कुछ है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। कितनी ऊंचाई है? 1350 मीटर है। कहाँ है? पचमढ़ी, है ना। किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सतपुड़ा के महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है ना। सतपुड़ा के महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है। फिर सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ आ रही है, जो हमने देखा। सतपुड़ा के भी धूपगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो है वो सतपुड़ा की भी हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया। मध्य प्रदेश में स्थित मेकाल की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। मेकाल में एक अमरकंटक चोटी होती है, जहां पर जिसकी ऊंचाई 1067 मीटर है। छत्तीसगढ़ में स्थित मेकाल की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है। ये अपने काम का नहीं है ना। राजपीपला की चोटी कहाँ पर है? श्रेणी, राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी। चूलगिरी कहाँ, किस जिले में है? बड़वानी में, बड़वानी में है ना, बड़वानी जिले में है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए? सिद्ध बाबा की। ये किस जिले में है? दतिया में है। कहाँ है? दतिया में है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, इंदौर में आ जाएगी, है ना। 881 मीटर इंदौर में है। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? सद्भावना या गुडविल पीक, जो जम्मू दमोह जिले में है। मध्य भारत व ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा। मध्य भारत व ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा, जो कि श्योपुर जिले में 430 मीटर या 1411 फीट है। ये है बात जो हम कर रहे थे। ये हो गया, देखिए ये नर्मदा नदी बह रही है, ठीक है, मध्य प्रदेश की। और ये हो गया विंध्याचल श्रेणी, और ये हो गया सतपुड़ा श्रेणी। तो नर्मदा नदी किस किस के बीच में बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में बहती है। उसके नीचे ताप्ती नदी है। क्या? सतपुड़ा के बाद ताप्ती नदी है। तो मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो ध्यान रखेंगे आप, ताप्ती नदी, ठीक है ना। ये है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी किस किस के बीच में बहती है? सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी के बीच में बहती है, ठीक है। नर्मदा बह रही है विंध्याचल और सतपुड़ा। और विंध्याचल के 3 भाग में हमने बांटा है विंध्याचल को। कौन कौन से भाग में बांटा है? विंध्याचल, फिर भांडेर और कैमूर, है ना। यहाँ विंध्याचल,
भांडेर और कैमूर। और सतपुड़ा को हमने क्या बांटा है, 3 भागों में, राजपीपला और महादेव और मेकल, ये बांटा है। और इनके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें देखा है ना। चलिए ये पॉइंट भी आपको पढ़ना है। गिद्धराज पर्वत, यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में रामनगर तहसील के देव राजनगर में स्थित है। भोपाल शहर, श्यामला, नेवारी, अरेरा, कटारा, ईदगाह पहाड़ी पर बसा है। नरो हिल्स सतना जिले में स्थित है, जो कि अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर पचमढ़ी में होशंगाबाद जिले में स्थित है। लांजी हिल्स बालाघाट में है। लम्हेटा हिल जबलपुर में है। गोपांचल पर्वत ग्वालियर में है। मेकल रेंज में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। त्रिकुटा पर्वत मैहर का शारदा माता का मंदिर स्थित है। भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं, जिसके कारण सीमेंट फैक्ट्रियाँ विकसित की गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो जितना भी विंध्याचल वाला क्षेत्र है, जो हमने देखा विंध्याचल वाला क्षेत्र, यहाँ पर चूना के पत्थर के भंडार ज़्यादा है। कैमूर कटनी है ना, कैमूर कटनी इधर तो बिल्कुल चूना पत्थर, तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा क्या है, चूना पत्थर है, या है ना, चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियाँ है। तो ये हम चट्टाने हैं, इसको फिर हम नेक्स्ट के लेक्चर में रखेंगे चट्टानों को। चट्टानों के साथ साथ हम देखेंगे आगे कि चट्टानों के बाद क्या आएगा, नदी पढ़ेंगे, है ना, नदी पढ़ेंगे, नदियाँ आ रही हैं हमारी। तो मैं एक आधा आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, पेपर बता देता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए जरा MPPSC में हम देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन किस टाइप से और पूछे जा रहे हैं। 1 मिनट। सर हाँ जी, थोड़ा सा वो बता दीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्टार्ट हुई थी क्लास तो 10 मिनट का। अच्छा ठीक है। मैंने उधर से बताया था ना, वो रिकॉर्ड में देख लीजिए ना मैम, उससे बताया था मैंने एक्चुअली, बुक से। ठीक है तो ओके सर। है ना, 1 मिनट मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। देखिए ये लिखा ना क्वेश्चन 22, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा किस शाखा से होती है, बताइए। अरब सागर। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है देखते हैं। 20 में भी क्वेश्चन था सर। 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, हाँ यस, क्या पूछ रहा है कि महादेव की श्रेणी है ना, निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है, बताइए। सतपुड़ा बी। सतपुड़ा है ना, हाँ ठीक है। देखिए कितने आसानी से अपन कर पा रहे हैं, यदि आपने समझा है तो कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट है, और क्या पूछा है देखते हैं। नदी से आ रहा है, कल अपन नदी देखेंगे, है ना, और देखते हैं।
करंट के ही। अभी अपन ने ज़्यादा हुआ नहीं है ना, चलिए ठीक है फिर, अभी ज़्यादा हुआ नहीं है तो धीरे धीरे देखते हैं, अभी शुरुआत है सिलेबस में, है ना। चलिए।